नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे तेजी से बिगड़ रहे श्रीलंका के हालात की। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं और सिंगापुर से शरण देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने के आवास और ऑफिस और सरकारी टेलीविजन कार्यालय पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन पर वो 2 दिन पहले ही कब्जा कर चुके थे। पहले असंतोष, फिर बवाल और अब आपातकाल। हालात को काबू करने के लिए सरकार की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। आपातकाल लगाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर है और सेना की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही है। इसी बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी तैयारी भी हो रही है। श्रीलंका को अभी सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक ईमानदार और विजनरी नेता की, जिसके पास श्रीलंका को इस आर्थिक और राजनीतिक संकट से उबारने के लिए रोड मैप तो हो ही, लेकिन साथ में जनता का विश्वास और मदद के लिए आगे आने वाले देशों और बैंकों में का भी यकीन हो उस नेता पे। आज अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे श्रीलंका के हालात को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इस पर तुलनात्मक चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए क्या केवल चीन ही जिम्मेदार है या बौद्ध और मुस्लिम के बीच जो टकराव चल रहा था या चल रहा है, क्या इसका भी कोई जो अभी स्थिति है उससे कोई कनेक्शन है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और प्रदर्शनकारी जनता जो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस और सरकारी चैनल को कब्जा कर रही है, उसका लीडर कौन है। ये जो पूरी अराजकता फैली हुई है और गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन रही है, इसको क्या कोई लीड कर रहा है या ये स्वतः स्फूर्त है, जो जनता है अपने आप सड़कों पर निकल गई है, या इसके पीछे कोई लीडर है। क्या विपक्ष का कोई नेता है, क्या बाहर का कोई नेता है, बाहर का कोई देश इसे नियंत्रित कर रहा है, या इसके अलावा भी कोई और रीजन है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान हालात हैं उसके पीछे जो है किसके हाथ है और असल जो इस लंका का जो रावण है वो असल में कौन है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। 1948 में आजादी हासिल करने के बाद सोने की लंका इन दिनों अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। महंगाई का आलम यह है कि बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि साल 2009 से ही बन चुकी थी, जिसमें वक्त के साथ अध्याय जुड़ते रहे। साल 2009 में श्रीलंका जब 26 सालों से जारी गृह युद्ध से उभरा तो उसकी जीडीपी 2012 तक 8 से 9% के उच्च स्तर पर बनी रही। लेकिन वैश्विक बाजार में कमोडिटी के गिरते दाम, निर्यात की मंदी, आयात में वृद्धि के साथ साथ जीडीपी दर घटती चली गई। वैश्विक वित्तीय संकट ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग खत्म कर दिया, जिसके कारण देश को साल 2009 में आईएमएफ से $2.6 बिलियन का लोन लेना पड़ा। 2016 में श्रीलंका एक बार फिर $1.5 बिलियन के लोन के लिए आईएमएफ के पास पहुंचा, लेकिन आईएमएफ की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्वास्थ्य को और बदतर कर दिया। देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को अप्रैल 2019 में एक और झटका लगा जब कोलंबो के कई गिरजाघर विस्फोटों से दहल उठे, जिसमें 253 लोगों की मौत हुई। इस घटना से देश में पर्यटकों की संख्या में तेज गिरावट हुई और रही सही कसर कोरोना और लॉकडाउन ने पूरी कर दी। चाय, रबर, मसाले और कपड़ों के निर्यात को भारी नुकसान हुआ। सरकार के खर्चे में लगातार बढ़ रहे बोझ के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से ज्यादा हो गया और ऋण जीडीपी अनुपात 2021 में 119% हो गया। 2021 में सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी, जिससे देश में खाद्यान्न संकट भी पनपने लगा। नतीजतन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतें, श्रीलंकाई रुपए में लगातार मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिए देश में एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने 2022 के शुरू में $1.4 बिलियन से ज्यादा की सहायता की। बावजूद इसके सोने की लंका में आग लग गई। सवाल उठता है कि सोने की लंका कंगाली के रास्ते पर कैसे और कब निकल पड़ी। सवाल जितना स्वाभाविक है, जवाब उतना ही उलझाने वाला भी है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
एक मजबूत लीडरशिप कितनी ज़रूरी होती है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश में अस्थिरता लाने के लिए, ये श्रीलंका से सीखा जा सकता है और देखा जा सकता है कि एक मजबूत लीडरशिप नहीं होने, एक विज़न नहीं होने, कि कोई भी पॉलिसी नहीं होनी और गलत पॉलिसी के कारण किसी देश का क्या हाल हो सकता है वो श्रीलंका को देखकर समझा जा सकता है। बात करेंगे, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब हैं, विदेश मामला के जानकार हैं, उनके साथ बात करेंगे। दीपक बोहरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा अंशुल जी हैं हमारे साथ, वो अर्थशास्त्री हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं कमर आगा जी से करना चाहूँगा। कमर आगा जी, ये जो पूरी स्थिति है इसके लिए लोग कहते हैं कि CCC जो है वो जिम्मेदार है, करप्शन, कोरोना और चाइना। क्या आपको लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ चाइना ही जिम्मेदार है, कोरोना ही जिम्मेदार है, या जो श्रीलंका की जो पॉलिसी थी, आर्थिक पॉलिसी, वही जिम्मेदार है, या कोई और भी है जो अभी दिख नहीं रहा है, पीछे से है लेकिन अभी सामने नहीं आ रहा है? क्या आपको लगता है कि वर्तमान हालात के लिए, श्रीलंका के वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, असली रावण कौन है? देखिए, इसमें तीनों चीज जो आपने बताए वो तो है ही जी। उसके अलावा और भी है कुछ इनकी पॉलिसी फेलियर, जो आप बता रहे थे कि कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई डेवलपमेंट एजेंडा प्रॉपर जो होना चाहिए था वो नहीं था। फिर उसके बाद एकदम से कोरोना काल शुरू हो गया, टूरिस्ट पे बहुत इनके यहाँ आते हैं, वो टूरिस्टों का आना बंद हो गया, वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। फिर उसके अलावा ये भी हुआ कि जो अरब गल्फ कंट्रीज में इनके बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, कोरोना की वजह से उनको वापस आ गए, वो वहाँ से तो फॉरेन रेमिटेंसेस भी आना बंद हो गया। फिर उसके अलावा ये था कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी। फिर टैक्स कट जो इन्हीं ने किया उससे इनके रेवेन्यू जो थे उसमें कमी हो गई। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो इन्हीं ने वहाँ पे एकदम से कहा कि हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं थे। यूरोप अमेरिका के भी देश 10%, 20%, 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं इस्तेमाल करते खाद। ये सारी सब चीज़ें थी। इतनी ज़्यादा पावर इन्हीं ने अपने हाथ में ले ली कि जो जी चाह रहा था, 2/3 मेजॉरिटी थी, अपने को वो वहाँ पे पार्लियामेंट से पास कर लेते थे। फिर उसके अलावा ये भी था कि चाइना ने जिस तरीके से इनको धोखा दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे के जो अनसस्टेनेबल थे, उन प्रोजेक्ट की वजह से इनकी और बड़ी क्राइसिस हुई। वो ऋण तक नहीं दे पाए और उसके नतीजा ये हुआ कि अंत में उस चाइना ने उनके ऊपर हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। फिर उसके अलावा दूसरे पोर्ट पे भी उनकी नज़र है। और जो जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्हीं ने चाइना बनाता है, चाहे श्रीलंका में हो या दूसरे मुल्कों में हो, वो चाइनीज़ जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ज़्यादा सर्व करता है। चाइनीज़ को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, चीन को, न के लोकल देशों को। यही अब उनके यहाँ भी हुआ इस तरह से। अब देखना यह है कि क्या किस तरीके से स्थिति हो, इसलिए कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि डर लग रहा है कहीं अराजकता न फैल जाए। आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए रात में क्या होता है। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब दारुमदार मैं समझता हूँ 2 लोगों पे, एक तरफ तो स्पीकर क्योंकि वो डिसमिस करते हैं या नहीं प्रेसिडेंट को, जो डिमांड है लोगों की, और ऑल पार्टी मीटिंग में भी बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ने ये डिमांड रखी है। फिर उसके अलावा यह कि क्या आर्मी टेक ओवर करती है, ये देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। चाइना बड़ा खुश होगा अगर आर्मी टेक ओवर हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति हो जाएगी जैसे म्यांमार में है, या सूडान में, या दूसरे बहुत से देशों में अफ्रीका के जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय पर। बिल्कुल। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो मैं भारत के लिहाज से जानना चाहूँगा कि अगर वहाँ चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ता है, और जैसा कि अभी कमर आगा साहब कह रहे थे कि चीन बड़ा खुश होगा, और अब तक जो भूमिका रही है सेना की, वहाँ पर लोग सड़कों पे हैं, राष्ट्रपति भवन में घुस रहे हैं, पीएमओ पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी टेलीविज़न के ऑफिस पे कब्जा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन सेना जो है जितनी सख्त होनी चाहिए, जितनी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, सेना वो सख्ती नहीं दिखा रही है। एक तरीके से सहानुभूति सेना की अभी जनता को मिलती दिख रही है, या जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ये सेना की सहानुभूति मिलती दिख रही है। क्या अब लगता है कि सेना के पीछे कोई है, या ये जनता जो विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये स्वतः स्फूर्त है या इसके पीछे कोई है? क्योंकि इतनी बड़ी जनता है और अनऑर्गेनाइज तो करे, लेकिन कोई हिंसा अभी तक देखने को नहीं मिली है। ये अच्छी बात है, अभी हिंसक नहीं हुए, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ये कब तक टाला जा सकता है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक इसे टाला जा सकता है और ये स्थिति बनी रहेगी।
अगली जो स्थिति बनने वाली है, क्या आपको लगता है कि वो बड़ी डरावनी होगी? आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है अपने शानदार चैनल पर शरीक होने का। और आपके साथ कमर आगा साहब हैं, अंशुल मैडम है, जिनका ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है, उनका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा। मैं तो केवल 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ, श्रीलंका में बहुत काम किया मैंने। अब आप का जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है कि मिलिट्री ने अभी तक डंडा क्यों नहीं दिखाया, गोली क्यों नहीं मारी, ये श्रीलंका की परंपरा नहीं है सर, ये चीन की परंपरा है, ये हमारी है। और ये चीन का हवा जो है ना, इसको अगर ना बढ़ाएं, ना बहुत बढ़ा के बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टोटा फोटा पोर्ट जो है, आपको पता है प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। कमर आगा साहब, सिर्फ हाथी घूमते हैं वहां पर, 6 महीने में 1 या 2 पानी के जहाज आते हैं। तो वहां पर जो हवाई अड्डा भी बनाया है, वहां पर भी अगर जो जहाज उतरते हैं, फिर 6 महीने में 2 जहाज उतरे, उनको भी खतरा जंगली हाथियों से होता है। वहां पर लोग, वहां पर कोई नहीं है। आपका जो बहुत अहम प्रश्न है कि ये सब क्यों हो रहा है और आर्मी क्या इंटरवीन करेगी, चीन चाहती है आर्मी इंटरवीन करे, ये मुझे नहीं मालूम है वो चाहते कि नहीं। एक चीज स्पष्ट है जी सर, इतना हेट्रेड, इतना गुस्सा ये गोटा पोटा साहब पे क्यों है? कुछ देर पहले जब इन्होंने एलटीटी तमिल जो उग्रवादी थे उनको हराया था, ये तो शहंशाह थे कोलंबो के। लोग तो घर में इनकी फोटो तस्वीर रख के प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। बिल्कुल। अब मुझे ये याद दिलाता है शाह ऑफ ईरान। आपको मालूम नहीं, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, अगर आपने शाह ऑफ ईरान का नाम सुना हो। जब उनको हटा दिया था तो 6 देशों में भागे, अरे भाई मुझे पनाह दे दो, किसी ने नहीं दी। फिर अपने चाचा जी अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने कहा तू है कौन, जबकि वो उनका डार्लिंग होता था एक टाइम पे। यही ये गोटा पोटा साहब का इस समय हशर हो रहा है। अब सवाल ये है सर कि श्रीलंका में गलतियां क्या हुई हैं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कमर साहब भी जानते हैं, अंशुल मैडम भी जानते। ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कर, वो सब हमको मालूम है। सवाल अब उठता है नेक्स्ट व्हाट। और मैं आपको सर एक संदेश, अगर आप इजाजत दें, पढ़ के सुना देता हूँ। 1991 में मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में था, देश की राजधानी में। मेरे साथ 2 श्रीलंकन ऑफिसर्स थे, उनमें से एक बहुत सीनियर जनरल बने, आर्मी में रिटायर हो जी। आपकी आवाज आया था जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी जी। तो उनका जो संदेश मुझे मिला था सर, वो मैं व्हाट्सएप पे, उनका मैसेज है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इजाजत है। कामर आगा साहब आप भी सुन लीजिएगा, अंशुल मैडम आप भी। उन्होंने कहा, डियर एम्बेसडर दीपक, थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपके देश ने कुकिंग गैस हमको भेजी है। आज कई दिनों के बाद हमने गर्म भोजन खाया है घर में, मेरी पत्नी ने कुक किया है खाना। और फिर आखिर में लिखते हैं, ओनली इंडिया हैज हेल्प्ड अस, कीप हेल्पिंग। क्या कह सकता हूं सर, ये वहां के एक सीनियर जनरल का है। हम लोग चीन ये करेगा, अमेरिका ये करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, वो सब रूस को पीटने में लगे हुए हैं यूक्रेन में। किसी के पास कुछ नहीं है देने को, अगर है तो आपके देश, मेरे देश, आगा साहब के देश, अंशुल मैडम के देश, भारत के पास है। 3 बिलियन 4 बिलियन, ये बिलियन का कोई मतलब नहीं होता सर। आप 100 बिलियन कह दीजिए, इट मीन्स नथिंग। असली चीज ये है, उनको भोजन की आवश्यकता है, हमने दिया है। उनको फ्यूल की आवश्यकता हमने दिया है, उनको फर्टिलाइजर की आवश्यकता हमने दिया है, उनको मेडिसिन की आवश्यकता हमने दिया है सर। ये है हमारी इच्छा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ दीपक साहब, कब तक भारत मदद करता रहेगा? भारत मदद की भी एक सीमा है, लिमिटेशंस है। भारत कोई वैसा नहीं कि आप देते रहे एक तरफ से, क्योंकि कोरोना से सब जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। कब तक देते रहेंगे बिना रिटर्न के? कोई भी जी, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हमारी भी कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है। आपको मालूम है, आज जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कमल आगा साहब, रुपए, भारतीय रुपए 80 रुपए पहुंच गया है यूएस डॉलर के पास। आज सुबह ही मैंने कुछ पैसे भेजे हैं श्रीलंका में एक मित्र को, और मुझे जो डेबिट हुआ है वो 80 रुपए पर डॉलर का हुआ है सर। कानूनी तौर से भेजे हैं पैसे मैंने वहां पर। बहुत मतलब केवल सरकार ही नहीं, हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार ही नहीं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग श्रीलंका की मदद कर रही है। आपके लिए आपने बहुत अच्छी खबर दी, मैं इसको अलग से भी चलाऊंगा कि इंडिविजुअली भी लोग श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के रिश्ते की जो एक तरीके से परिभाषा जो है, इस तरीके से भी दी जा सकती है। अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी, क्या आपको लगता है, दीपक साहब कह रहे हैं मदद करनी चाहिए, जब तक कर सकते हैं तब तक करनी चाहिए, हम भी मानते हैं, ठीक है, मदद करनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशंस हैं। एक अर्थशास्त्री के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल अब ज़मीन पे आ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है।
भारत के लिए, भारत के लिहाज से अगर मदद करता है उसकी क्या सीमा होनी चाहिए? क्या जो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, वो अगर मदद करना चाहता है तो किस तरीके की मदद से श्रीलंका को खड़ा किया जा सकता है? केवल आप मेडिसिन दे करके, खाना दे करके जिंदा तो रख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी को जिंदा करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो डॉलर में ही चाहिए। मैं दीपक जी इससे आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन मैं अंशुल जी से पहले एक प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आपको श्रीलंका के लोगों को जिंदा रखना है, उनकी सांसें चलती रहे, वो एग्जिस्ट करते रहे, उसके लिए तो मदद हम कर रहे हैं, लेकिन देश को खड़ा करने के लिए जो ज़रूरत चाहिए, जो डॉलर चाहिए, वो कौन देगा उसे? धन्यवाद मुकेश जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी जी। हाँ, तो इस पे जाने के पहले मैं शॉर्ट में, अगर आप इजाजत दे तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इकोनॉमिक जो कंडीशन, जो डाउनफॉल आई है श्रीलंका में, इसमें इकोनॉमिक क्या इकोनॉमी की रोल रही है जिस वजह से हम इस पे पहुंच पाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगी जी। तो एक सभी जान रहे हैं, जो हम टैक्स रिबेट पॉलिसी आई थी श्रीलंका की, दोबारा हमारे आगा जी ने ऑलरेडी बताई, केमिकल फर्टिलाइजर वाली बात। फिर टूरिज्म सेक्टर, जो कोविड ने शायद आई थिंक पूरे ग्लोबल पे अगर हम देखी जाए तो ग्लोबल पे इसका असर हुआ है। चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है और फॉरेक्स रिजर्व, ये पांच जो है मेन फैक्टर कहीं हम कह सकते हैं कि इस चाइना के डाउनफॉल, श्रीलंका के डाउनफॉल में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। अब बात आती है कि इससे कैसे निकला जाए। तो अभी अगर हम कहें तो श्रीलंका की पूरी, जो कह सकते हैं कि इट इज पिनिंग इट्स होप ऑन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है जिसकी बेसिक रोल यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी या कॉपरेशन प्रोवाइड करे वर्ल्ड को, ताकि बढ़ोतरी हो सके आगे। तो बेसिकली, लेकिन अभी आपने जैसी बात करी कि हम कब तक कर पाएंगे, वो तो टोटली डिपेंडेंट होती है। मैं भी इस पे दीपक जी से मतलब अग्री करूंगी कि जब तक हो सके, हम सभी चाह रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो उस वापस कंडीशन पे आ जाए, क्योंकि एक हमारी नेबरिंग कंट्री है और कोई भी नहीं चाहता कि कहीं पे भी वर्ल्ड में इस तरह की क्राइसिस पैदा हो। तो बेसिकली इंडिया के प्रति अभी श्रीलंका जो है, दे आर लुकिंग फॉर अ स्वैप फैसिलिटी, कि RBI उसे कुछ मदद करे और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सके, चाहे कमोडिटीज की प्रॉब्लम है, फ्यूल्स की प्रॉब्लम है, जो भी है, और बहुत हद तक इंडिया ऑलरेडी कर भी रहा है, बट इसके जब तक IMF से उनको पर्टिकुलरली कुछ होप नहीं आती है, तब तक तो इंडिया को मदद करनी ही चाहिए। और इस पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, IMF ने ऑलरेडी 16 टाइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 टाइम्स ऑलरेडी लोन प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी हमें देखने की कंडीशन है कि पता नहीं अब कितने टाइम ये, और कितने टाइम या कितने पैसे और दे पाएगा IMF। बट इसके पहले, सबसे पहले आई थिंक, जब तक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती श्रीलंका में, तो किसी भी तरह की जो कोलिशन है, जो ये डेट लैडन इकोनॉमी बनी हुई है, इससे उभर पाना आई थिंक इतनी पॉसिबल नहीं है। पहले तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि कोई भी मदद के लिए तभी आगे आएगा जब उस कंट्री के आपको एक भरपूर एक गवर्नमेंट, बिल्कुल, जब तक वहां पर एक लीडरशिप नहीं होगी, जब तक कोई वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक कोई भी मदद करने के लिए आएगा तो मदद करेगा किसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है वो ज़रूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, एक विजनरी लीडर की, जो भी पॉलिसी बने उसको इम्प्लीमेंट कर सके वहाँ पर। बात अगर IMF से करना है, भारत से करना है, वर्ल्ड बैंक से करना है, चाइना से करना है, तो वो व्यक्ति हो वहाँ पर उस तरीके विजनरी जो बात कर सके। मैं दीपक जी वापस आपके पास आना चाहूँगा। आपने मदद की बात करी, बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सब मदद कर भी रहे हैं, और भारत का इतिहास रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत करता है और अपने घर से निकाल, खुद भूखा रहता है लेकिन दूसरे को खिलाता है। कोई मेहमान उनके यहाँ आए, कोई मांगने आए तो भूखे हम लोग नहीं जाने देते। लेकिन इससे क्या देश की इकोनॉमी खड़ी हो पाएगी? दीपक जी। IMF की बात की अभी मैडम अंशुल ने, बिल्कुल सही फरमाया, बहुत जानकारी इनकी अच्छी है। मैं आई कॉम्प्लीमेंट यू मैम, कितने स्पष्ट रूप से आपने बताया, आगा साहब ने भी बताया। IMF से 3, 4, 5, 6 बिलियन डॉलर अगर आपको मिलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। 3 या 4 बिलियन तो हम भी दे चुके हैं। कितनी देर तक ये चलेगा ये देखना। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग जरूरत है। आपकी इकोनॉमी अभी तक सिर्फ टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। टूरिज्म को बर्बाद कर दिया चीनी महामारी ने, एग्रीकल्चर को आपने खुद बर्बाद किया। अब आपको अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना। और एक चीज मैं आपको और बता देता, आपने विजनरी लीडर की बात की है, मैं पढ़ना नहीं चाहता था बट आई एम प्रोवोक्ड। सर, एक और मैसेज है मेरे एक दूसरे श्रीलंकन दोस्त ने, उसने शायद हंसते हुए मुझसे पूछा, आई डोंट नो, उसने ये कहा, एम्बेसडर दीपक, कैन यू स्पेयर नरेंद्र भाई मोदी फॉर अ फ्यू वीक्स सो ही कैन रन श्रीलंका। अब बताइए मैं क्या बोलूं।
ये छवि नहीं है देखिए, आपके हमें देश की, हम लोगों को आपके गर्व नेता की। करना चाहिए, हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ की लीडरशिप इतनी मजबूत है। मुझे लगता है जो कि ये अच्छी बात है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ दीपक जी मैं जानना चाहूँगा, आपके पास SMS से बात हो रही है, व्हाट्सएप से बात हो रही है, टेलीफोन बात हो रही है, इट मीन्स कि जो श्रीलंका में स्थिति जो अभी हम देख रहे हैं कि सड़कों पे लोग हैं और वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि हालात उतने खराब नहीं है जितना दिखाया जा रहा है या जितना दिख रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी टेलीफोन सेवा चल रही है, वहाँ पे लोगों से बातचीत हो रहा है, लोग जो है इस तरीके के मैसेजेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हालात जो है अभी बेकाबू नहीं हुए हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जो तस्वीरें आप टेलीविजन पे हम देख रहे हैं, ये गृह युद्ध हो रहा है एक्सेट्रा, अभी नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पीपल्स मूवमेंट शुरू हो चुका है, लोगों ने जीत अपनी सूंघ ली है, और नौजवान हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। वो पीपल्स मूवमेंट जब आता है सर, क्रांति शुरू हो गई है। अगर आपने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री के दफ्तर पे कब्जा कर लिया, टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा कर लिया, तो इट्स अ रेवोल्यूशन। ये बगावत नहीं है, ये क्रांति है। और ये लोग कह रहे हैं कि आप जाइए, अब एक कोई नया उभर के मसीहा आएगा। सर, अगले 2 दिन में मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि अगले 2 दिन में जब आपके चैनल पर अगर आप मुझे फिर बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये एक नया लीडर आया है, नई उम्मीद जागी है श्रीलंका। सर, आई लव दैट कंट्री। मेरे बेहतरीन दोस्त वहां से हैं, एंड आई प्रे फॉर देम सर। बिल्कुल, अभी दिन में भी हम लोग बात कर रहे थे तो लग रहा था, मैं भी यही कह रहा था कि लीडरशिप जो है वो अचानक निकल के आएगा, और ऐसा नहीं लगता है कि जो लीडरशिप अभी है वहाँ पे उसके बस की बात नहीं है और जनता का विश्वास उनमें नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनके बीच से ही जो कोई लीडर निकल के आएगा और वही वो सारी चीज़ों को ठीक करेगा और फिर से जो है श्रीलंका अपने पैरों पे खड़ा होगा। हालांकि टाइम तो लगेगा, मुझे नहीं लगता है कि लीडर कोई आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और सब चीज़ 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, तो वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक लीडर आ जाने से जो है जो देशवासियों का जो एक विश्वास है वो उस पर बनेगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। मैं अंशुल जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इकोनॉमी श्रीलंका की खराब हुई है, पॉलिसी के कारण हुई है, बहुत सारे एक साथ कोई एक रीज़न आप नहीं बता सकते हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं जिसके वजह से जो है इकोनॉमी वहाँ पर कमज़ोर हुई और ये हालात हो गए। क्या एक मजबूत श्रीलंका जो है वो चाइना के लिए कितना खतरा है? भारत के लिए तो बहुत अच्छा, भारत चाहता है कि हमेशा उसका जो पड़ोसी है वो एक मजबूत रहे, मजबूत अर्थव्यवस्था हो, वहाँ की मजबूत वहाँ की लीडरशिप हो, देश मजबूत हो। लेकिन चाइना जो है वो इस तरीके के पड़ोसी को नहीं चाहता, वो उसकी पॉलिसी है। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक तौर पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना कभी भी श्रीलंका को उतना मजबूत या स्टेबल या इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहेगा? अंशुल जी, अंशुल जी की आवाज़ आ रही है आपको? अंशुल जी के पास लगता है आवाज़ नहीं जा रही है। दीपक जी, अगर आपको ये मेरा सवाल जी दीपक जी, अगर आप जवाब देना चाहें। जी, ये चीन बहुत दूर है श्रीलंका से, हम तो पड़ोसी हैं उसके। जी, तो चीन जो है, जो वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा सर। हम ऐसे ही डरते हैं, उसकी एक पनडुब्बी आ गई, उसका एक पानी का जहाज आ गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बेस बनाने में बहुत समय लगता है, आपको बैकअप चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। दीपक जी नहीं, दीपक जी, लेकिन मुझे लगता है कि चीन जो है, श्रीलंका चीन के लिए इसलिए नहीं जरूरी है कि उसे श्रीलंका पे कब्जा करना है। चीन के लिए श्रीलंका इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से भारत को निशाना बनाया जा सकता है स्ट्रैटेजिकली, अगर आप देखें वहां पर। नहीं, अगर वहां निशाना बनाना है, आपको अपनी फौज रखनी पड़ेगी, अपनी नेवी रखनी पड़ेगी। कौन रखने देगा आपको वहां पर? और क्या करेंगे आप 10 जहाज भेजकर वहां पर पानी के? हमला करेंगे भारत पर? सवाल नहीं पैदा होता सर। ये ऐसे, ये बड़ी अच्छी चीज है, फिर हमारी नेवी को ज्यादा पैसे मिलते हैं अपने आप को डेवलप। हमारी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेवी है इस एरिया में। चीनियों ने कहा कई बार, आप देंगे, आप रोज एक फाइटर तो क्या कहते हैं, वॉरशिप बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 30 साल लगते हैं सर अच्छी नेवी बनाने में, कहां 10 दिन में बन सकती है। तो चीनी भी इस समय अपनी आर्थिक समस्याओं में जूझ रहे हैं। आपको पता है वहां बैंकों में क्या हो रहा है? वायलेंस हुआ है पहली बार कई सालों में कि पुलिस ने लोगों को मारा है जो $5 बिलियन अपने वापस मांग रहे थे। ये पहले नहीं हुआ चीन में। बिल्कुल, ये बिल्कुल तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन हम ही केवल सर, मैं दोबारा कहता हूं, एकमात्र देश है जो श्रीलंका की मदद कर सकता है सर,
वो हम हैं और हम करेंगे जितना हम कर सकते हैं। साथ साथ जब कोई विजनरी लीडर आएगा, हमें पता है कि इस नेता से बात करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तब बात आगे बढ़ेगी। बहुत जल्दी होगा ये सर, होने वाला है। अंग्रेजी की कहावत, केओस में से ऑर्डर निकल के आए। बिल्कुल, कैओस में से ऑर्डर निकल के आएगा और हम लोग भी चाहते हैं कि निकल के आए और जल्द से जल्द निकल के आए, ताकि ये स्थिति जो है वहाँ पर सामान्य हो। अभी चाइना के बारे में आप बोल रहे थे दीपक जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपने काम किया है बहुत श्रीलंका में और चाइना के प्रति आपका रुख जो है बाकी लोगों से ज़रा अलग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे। तो चीन के बारे में ये कहा था कि चीन जो यूनाइटेड नेशन के करीब 198 जो मेंबर हैं, उसमें से 96 मेंबर को लोन दिया हुआ है चाइना ने, और एक साहूकार की तरह काम करता है, अपनी शर्तों पे लोन देता है, फिर उसको ट्रैप में फंसाता है, इंटरेस्ट के ट्रैप में, और उसके बाद अपनी मनमाफिक चीज़ें जो हैं उनके देशों में करता है। अगर श्रीलंका में वो अपना बिठा ले सेना वहाँ पे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि चीन जो है वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। वो भारत को किसी भी फ्रंट पे, अगर भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध अच्छे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चीन इससे खुश होगा। 193 मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। आपने सही कहा कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनको चीन ने पैसा दिया है, जिसको आप डेट ट्रैप कहते हैं। सर, मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, मैडम अंशुल भी इकोनॉमिस्ट हैं, आगा साहब की जानकारी बहुत अहम है जी। अगर आप बात करते हो डेट ट्रैप की, तो चीन फंस चुका है क्रेडिट ट्रैप में। सर, बैंक ने मुझे बहुत सा पैसा दिया है, उनको दिया, आपको दिया, दुनिया को दिया, जब हम पैसा वापस नहीं करेंगे बैंक क्या करेगा? अगर कल एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो पश्चिमी हमारे बॉर्डर पे जो हमेशा आतंक में विश्वास करता है, वहां को कोई क्रिकेट खिलाड़ी था, कहता मैं यहाँ का प्रधानमंत्री होता, तो उस देश का नाम मैं भूल जाता हूँ, अब जैसे पाक कुछ ऐसा उस देश का नाम है। अगर वो कल पैसे वापस करने से इनकार कर दे, श्रीलंका इनकार कर दे, क्या करेगा चीन? फौज भेजेगा। आपने नाम सुना होगा पापुआ न्यू गिनी, मैंने वहां काम किया सर, मैंने हमारा मिशन खोला था 2 साल पहले। अगर साहब वहां पे एक $70 मिलियन का एक हुआवी हवाई कोई कंपनी है, उन्होंने एक डेटा सेंटर बनाया था, तो पापुआ न्यू गिनी की सरकार बोली ये तो बिल्कुल है, बेकार है, एक दिन काम नहीं किया, हम $70 मिलियन आपके वापस नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। चीन ने क्या कहा? वापस करो, बोला नहीं करेंगे। वो अभी तक इंडिपेंडेंट है, चीन की सेना वहां नहीं गई। क्या कर लेगा चीन सर? किससे पंगा लेगा? अगर 170 या 150 या 140 देशों को उसने लोन दिया है, सब कहते हैं वापस नहीं करेगा, तो चीन क्या करेगा? बिल्कुल। कमर आगर साहब, मैं उपाय की तरफ जाना चाहूँगा आपकी, ये उपाय क्या है? जैसे अभी दीपक साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही, बीच में आपका कनेक्शन चला गया था, तो मैं आपसे कमर आगर साहब चाहूँ, उपाय क्या है? स्थिति सामान्य करने के क्या उपाय है, क्या होना चाहिए अभी? बात तो कि मैं समझता हूँ अम्बासडर वोरा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर सारे देश मना कर दें चाइना को पैसा न देने से, तो मैं समझता हूँ यही अंत में होना है। किसी के पास है नहीं पैसा देने की स्थिति में नहीं है इस समय सभी देश। तो सर मुझे लगता है कि इंडिविजुअल को भी चाइना से पैसा अगर मिले तो ले लेना चाहिए। हाँ, बल्कि ले लेना चाहिए, मौका अच्छा है, जो कुछ भी मिले। दूसरी बात ये कि उपाय यही है, देखिए वहाँ पे इस समय जो लड़ाई है वो डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन, तानाशाही की तरफ जाएगा श्रीलंका, या डेमोक्रेसी वहाँ बनी रहेगी। लड़कों का जो ये मूवमेंट है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। बहुत कनेक्शन बार कमर आगा साहब का जो है वो, एक बार पीसीआर जरा देखिए, बार ऑडियो चला जा रहा है कमर आगा जी का। जी अंशुल कहिए चीनी चीजों का इस्तेमाल ना करें, भारत में बने हुए इक्विपमेंट यूज करें। बिल्कुल आगा साहब, क्या आवाज आ रही है आपको? अंशुल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगी। अभी हमने बात की चाइना और श्रीलंका के बारे में, तो मुझे लगता है उनके रिलेशंस पे भी इसका काफी इम्पैक्ट होगा। एक पॉलिसी साइंड है कि मतलब वो लोग इकोनॉमिकली एक दूसरे के कोऑपरेशन करेंगे, बट अभी जो हालत हो रखी है श्रीलंका की, आई थिंक चाइनीज इन्वेस्टर्स भी जो अपने पैसे लगाने चाहते हैं एक डेवलप नेशन में, वो इसके तरफ नहीं आना चाहेंगे। इस वजह से काफी आई थिंक डाउनफॉल हो सकती है, और जो एक स्टेबिलिटी थी दोनों की, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, कोऑपरेशन की जो बात थी, उस पर एक डाउन ट्रॉडन वाली स्थिति आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन दीपक बोरा साहब, एक जो आप कह रहे हैं अगर चाइना को पैसा नहीं लौटा है तो क्या होगा? तो ऐसे में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, WTO साइन किया हुआ आपने, वर्ल्ड का एक ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन है, इस तरीके की चीज़, तब तो फिर ऐसी एजेंसी का कोई मतलब नहीं है।
आखिर उनका भी तो रोल है आपने ना। बिल्कुल सही फरमाया सर। जी। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के जी। है। कौन पैसा आपका वापस दिला सकता है? बैड डेट्स कई देशों के हैं, फिर डेट रिलीफ की बात चलेगी। आपको याद है लैटिन अमेरिका, मैडम अंशुल आपको याद है, अगर साहब आपको भी याद है कितनी बुरी हालत थी। बिल्कुल। डेट फॉरगिवनेस की बात हुई, अफ्रीका में डेट फॉरगिवनेस की बात हुई। G20 भी ये बड़ी बड़ी बातें करता है, अल्टीमेटली डेट फॉरगिवनेस पे जाएंगे और चीन कभी नहीं मानेगा, वो तो अपनी माँ को पैसा नहीं देगा सूद लिए बिना। तो इसीलिए सर अगर मैं आपको इतना समझा देता हूँ, क्षमा करेंगे। 1962 की लड़ाई में मैं अनाथ हुआ था सर, तो चीन के प्रति मेरे जो विचार हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इतना आपको बताना चाहता हूं सर कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका बहुत बड़ा हवा है, वो शोर मचाता है। गालवान में हमने 2 तमाचे मारे, उसकी गाल पर सीधा हो गया, उसके बाद चुप करके बैठ गया, कुछ नहीं कर पाएगा। बस श्रीलंका को अब एग्रीकल्चर और न्यू एनर्जी पर फोकस करना है। इन 2 क्षेत्रों में जब अपना पेट भर पाएगा और मूवमेंट कर पाएगा, उसका इंजन फिर से शुरू हो जाएगा। अब दीपक बोहरा साहब, इस प्रोग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको दूंगा, और आपके बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ श्रीलंका में, मुझे लगता है कि आप उसको शेयर कीजिए उनको, और उनको कहिए कि भाई चाइना के टेंशन में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वो कह रहे हैं कि भाई हमें $27 बिलियन 2027 तक देने हैं उनको, तो भाई वो टेंशन ना ले, अपने यहाँ जो चीज़ें हैं उनकी, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा करें, और इंटरेस्ट रीपे करने के चक्कर में नहीं रहे। जो पैसा आ रहा है वो अपने देश में लगाए, अपनी इकोनॉमी जो है वो खड़ी करे, क्योंकि चाइना को अगर हम नहीं भी देंगे कुछ तो वो कुछ करेगा नहीं हमारा। आगा साहब, क्या लगता है सही है ये पॉलिसी? आगा साहब, क्या आवाज़ मिल रही है? बहुत ही अच्छी पॉलिसी होगी जी। और इसी पे देखिए, इस वक्त श्रीलंका के पास है नहीं, उस हैसियत में नहीं है कि उनका पैसा वापस कर सके जी। और दूसरी बात ये कि उनको अगर जरा भी उनका मॉरल स्टैंडर्ड है तो उनको मांगना भी नहीं चाहिए कि ऋण मांग रहे हैं उनसे, या जिस तरीके से वो करते हैं, हम्बन टोटा पोर्ट छीन लिया, दूसरे पोर्ट छीन लिए, पता चला कि हाईवे जो टोल कलेक्शन चाइनीज ऑफिशियल आके बैठ गए। ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से भी गलत है, नहीं होना चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ सभी को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि आप प्रोजेक्ट ले जाते हैं, प्रोजेक्ट में चाइना के लोग ज्यादा काम करते हैं, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये सब समस्या है। दूसरी बात ये कि श्रीलंका में मैं समझता हूँ कि भारत ही, जैसा कि एम्बेसडर बोहरा साहब ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा रोल है, और वो लोग भी भारत ही की तरफ देख रहे हैं। और जितने भी स्टेटमेंट या जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वहाँ से, वो सब यही कहते हैं कि भारत ने हमारी खुल के मदद की, भारत की तरफ ही। और फिर हमारा हज़ारों साल पुराना संबंध भी है उनके साथ, और फिर यही नहीं बल्कि जिस तरीके से रामायण और इपिक जो है ग्रंथों में भी लंका का जिक्र है, तो ये एक संबंध है। ये चाइना के 4 दिन के आ जाने से नहीं होता, वो चाइनीज़ को जानते भी नहीं है। भारत एक बड़ा रोल कर सकता है। दूसरी बात ये कि भारत उनको दूसरी जगहों से, ख़ास तौर से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जैसे, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्वयं, और इन जगहों से भी जो मदद की ज़रूरत है उनको दिलाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से दीपक बोहरा जी ने तो पूरे सीन को ही पलट दिया। जिस तरीके से दीपक जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर श्रीलंका के लीडर्स जो अभी इस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, पहले अगर उनको दिमाग में ये चीज़ आती तो शायद इतनी ज़्यादा मुसीबत जो है बढ़ती नहीं श्रीलंका की। दीपक जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। एक राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होती है श्रीलंका में? हमारे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की मानसिक सैलरी क्या है? जो गोटा टोटा साहब ने, क्या गोटा ही ना उसका नाम, टोटा टोटा तो पोर्ट है उसका गोटा पोटा जो भी है, जो ये पैसे सब कहाँ से आए हैं? आप तो सोच रहे थे कि श्रीलंका मेरी परिवार का एक बिजनेस है, जिस तरह से आप उसको चला रहे थे। नफरत इतनी है उसके अगेंस्ट सर, मैं बयान नहीं कर सकता। साधारण श्रीलंकन कहते हैं उसको नहीं भागना चाहिए था, हमारे पास खाने को नहीं है, उसको पका के हम खाते, यहाँ तक उनका गुस्सा है। और यही आप देखते जाएंगे। अब तो भागे, आप सिंगापुर कह रहे हैं भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। नहीं, वो शरण नहीं कोई दे रहा। सिंगापुर पहले सर, पहले खबर आई कि मालदीव गए हैं, मालदीव फिर नहीं, फिर अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि सिंगापुर से शरण मांग रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई देश जो है शरण उन्हें देगा वापस। लगता है और चीन नहीं जाना चाहता वो, बिल्कुल अपने दादा के पास नहीं जाएगा, अपने ससुर के पास चीन में नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। दीपक जी, आज आप जुड़े और बहुत ही अच्छी बात कहा, बहुत नई बातें आपसे सुनने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। कमर आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और अपनी बातें हमसे कही। लेकिन श्रीलंका के हालात जो है अभी बद से बदतर हो रहे हैं। पहले आर्थिक आपातकाल लगा, अब राजनीतिक आपातकाल है और गृह युद्ध से अगर श्रीलंका को बचाना है तो बहुत जल्द जो है मदद करनी होगी। वहाँ पर नए एक लीडरशिप की सख्त ज़रूरत है अभी, जो आए और जिनसे लोग बात कर सके, जिनसे दूसरी जो देश है जो मदद करना चाहते हैं वो बात करें। इसलिए एक जो सबसे पहली ज़रूरत श्रीलंका की है वो ये है कि एक कोई लीडरशिप आए वहाँ पर, ताकि श्रीलंका के जो लोग हैं, जो लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, उनको कहें कि वो घर पे जाए, श्रीलंका को आप हमारे हाथ में दीजिए। श्रीलंका फिर से खड़ा होगा और फिर से उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा और इसमें भारत का एक अहम रोल होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।